तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख पा रहे हैं, हम आपके बीच में आज के इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड पर। चैप्टर नंबर सेकंड यानी अगर हम बात करें, पहला लेक्चर आपके बीच में जा चुका है मृदा और फसलों का। ठीक है, हमने अगर बात करें तो मृदा के तहत जितने भी फैक्ट कंटेंट थे आपको प्रोवाइड कर दिया है कि मृदा क्या होती है, मृदा मीन्स मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं। इन सारी चीजों पर डिस्कस हमने ऑलरेडी आपके बीच में कर दिया है। आज का जो यह वीडियो जा रहा है, जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में, सबसे ऊपर जो है दिख रहा है, देखिएगा, चर्चा का विषय है मृदा के बाद हमारी फसलें आती हैं कि फसलें क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का जो है बिल्कुल स्वागत करना चाहूंगा आज के अपने इस वीडियो पर, और मैं ये आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप यहां से जो चीजें दी जा रही हैं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, इस चीज के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सबसे ऊपर देख सकते हैं, अब देखिएगा ये फसल जो चैप्टर है, फसल हालांकि जो है मृदा और फसलें, हमारे चैप्टर का नाम है, मृदा को मैंने बता दिया है, फसल के बारे में चल रहे हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो आज का जो यह वीडियो जा रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको होगा तो ये नॉलेज और पहले का नॉलेज मिलाकर आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है भाई, देखिए जो चीजें आप गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो आप अपने खेतों इत्यादि में जरूर जाते होंगे। ठीक है, कब कैसे क्या करना है, जुताई कैसे करनी है, भराई कब करना है, खाद कब डालना है, ठीक है, ये सब सारे प्रोसेस आप करते होंगे अपने फसल में, है ना। तो यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके वो पहले की जो चीजें थी उसको मिलाकर और इसको मिलाकर चार चांद जरूर लगाएगा। देख सकते हैं, कहा जा रहा एक जो है एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को हम फसल कहेंगे। ठीक है, हालांकि इन चीजों को छोड़िए, आपसे ये नहीं पूछेगा कि हम फसल किसे कहेंगे। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। यहां से देखिए फसल के जो प्रकार होते हैं, जैसे खरीफ है, रबी है, जायद है, ठीक है, इस तरह के जो इनके प्रकार होते हैं, खरीफ के तहत कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और रबी के तहत कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, और इसी के साथ साथ जायद के तहत कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं, और इनके ये जो तीन आपके जो है पाई जाती हैं, जैसे रबी है, खरीफ है, ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रबी है, खरीफ है, देख सकते हैं सबसे ऊपर कहा भी जा रहा है, खरीफ हो गई, रबी हो गई, जायद है। यहाँ आपसे पूछा जाता है, जैसे एक फसल तरबूज दे देगा, पूछ लेगा कि ये कौन सी जो है फसलें हैं, ये जायद की फसलें हैं कि रबी की फसलें हैं या खरीफ की फसलें हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऋतुओं के अनुसार, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऋतुओं के अनुसार फसलों के 3 प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया, पूछ लेगा कि चना किस ऋतु की फसल होती है। ठीक है, और बड़ी चीज ये पूछता है, हालांकि इस चीज से तो क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा ही, ये पूछेगा कि रबी की जो सीजन होती है या रबी की फसलें जो है किस मंथ से लेकर किस मंथ तक इनकी बुआई की जाती है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, देख सकते हैं रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बता रहा है, आगे कहा जा रहा है, और जायद की फसलें जो होती हैं यहाँ गर्मी के दिनों में जो है जून तक बोई जाती हैं, है ना। भाई जायद की फसलें तरबूज इत्यादि, खरबूज आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ चलिए हम एक एक चीजों को आपको बताने का प्रयास करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से जरूर करना चाहूंगा कि इन तीनों ऋतुओं को आप अच्छी तरह से कंठस्थ जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ऋतुएं जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है, हमेशा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऋतुओं के आधार पर फसलों की बात करें तो देखिए लिखा जा रहा है खरीफ। ठीक है, जो खरीफ ऋतु होते हैं, खरीफ की फसलें देखिए मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा है, मूंग है, ज्वार है, अरहर है, लोबिया है, ढैंचा है, सोयाबीन है, धान है, मूंगफली है, कपास है, जूट है। ठीक है, ये सारी फसलें किसके तहत आती हैं, आप कहेंगे खरीफ के तहत आती हैं। बड़ी बात इसमें यह है, मैंने आपको बताया, आपसे डायरेक्टली पूछेगा जो है कि मक्का किस ऋतु की फसल है, ज्वार किसी ऋतु की फसल है, बाजरा है। ये चीजें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, है ना, तो आपको जरूर याद आएंगे। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि यार पता नहीं खरीफ की है, रबी की है। अगर इसमें आपको याद क्या करना है, ठीक है, इसमें आपको ये महीना अगर आप याद कर ले रहे हैं कि कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है,
खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है, रबी की फसल किस महीने में, और जायद की फसल किस महीने में बोई जाती है। तो मेरे हिसाब से आप बेहतर जरूर करेंगे। बट अगर ये मंथ आपको याद नहीं आ रहा है तो आप मानकर चलिएगा, मैं मानकर चलूंगा कि आप गलत कर देंगे, ठीक है। इसलिए इन महीनों को आप जरूर याद करिएगा। फिर से रिपीट करते हैं, खरीफ की फसलें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, जो है ग्वार है, अरहर है, लोबिया है, और ढैंचा हो गया आपका, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास, जूट इत्यादि की जो फसलें होती हैं भैया, ये खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। और इनकी जो बुआई का समय होता है ये देख सकते हैं, जून से जुलाई तक इनकी बुआई हम लोग करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? जून से जुलाई तक इनकी बुआई करते हैं। किसकी बुआई? इन चीजों को आप देख सकते हैं, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, खरीफ हम मानते हैं कि खरीफ की फसलों को आप समझ गए होंगे। अब खरीफ के बाद हमारी जो दूसरी ऋतु आती है, रबी आती है, ठीक है। अब रबी की जो फसलें होती हैं देख सकते हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है। जब थोड़ी थोड़ी यार ठंडी पड़ने लगती है, देखिएगा कहा जा रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है, ये जो है रबी की फसलें बोई जाती हैं। कहा जा रहा है रबी की फसलों में गेहूं है, ज्वार है, चना है, सॉरी जौ है, चना है, मसूर है, सरसों है, बरसीन है, मेथी है, और यहाँ आलू है। ये इनकी बुआई जो है की जाती है। और इनकी बुआई का महीना देख लीजिए, अक्टूबर से दिसंबर के मंथ तक ये सब फसलें बोई जाती हैं, है ना। अब यहां से पूछेगा कैसे, रबी की फसलें किस महीने से किस महीने तक होती है? आप कहेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक होती हैं, ठीक है। और पूछेगा कि खरीफ की फसलें किस महीने से किस महीने तक होती हैं? आप कहेंगे जो है खरीफ की फसलें जून से जुलाई तक होती हैं। खरीफ की फसलों के तहत कौन कौन सी फसलें आती हैं, और रबी की जो फसलें होती हैं उसके तहत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो ये सब सारी चीजें हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा, अब जायद की फसलें आपके बीच में आ रही हैं। जायद की जो फसलें होती हैं गर्मी के दिनों में, जून तक जो है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी और करेला इत्यादि की फसलें जो हैं वो खेतों में बोई जाती हैं। इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। ये जो गर्मी की फसलें होती हैं, अधिकतम अगर हम बात करें तो लोग जून तक की इसकी बुआई कर देते हैं। इसके तहत खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी है, लौकी है, करेला है। हालांकि अब तो देखा जाए तो सभी फसलें जो हैं लोग हमेशा उगाते चले आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं लौकी भी इस समय उपलब्ध है, करेला भी इस समय उपलब्ध है, ठीक है। हालांकि इनका सीजन भी है ना। अब देखिएगा, इन फसलों को हम जायद की फसलें कहते हैं। अब एक चीज, क्या ऊपर की जो तीनों ऋतुएं हमने आपके बीच में बताया, ये मेरे हिसाब से आपको बेहतर समझ में आए होंगे। हालांकि इसमें समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताया कि हम ज्यादातर प्रेशर इस पर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ कंफ्यूज होंगे, कहाँ आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, है ना। खरीफ की फसलें जो होती हैं आपसे पूछेगा इनकी सीजन कब से कब तक होती है, जून से जुलाई तक होती है। रबी की फसलों की सीजन कब से कब तक होती है, तो आप कहेंगे रबी की फसलों की जो सीजन होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। और जायद की फसलें अधिकतम जो है जून तक इन सभी की बुआई जो है वो हो जाती है। अब यहाँ देखिए, कहा जा रहा है आर्थिक महत्व के आधार पर जो है फसलें, ठीक है, इनके आर्थिक महत्व के, जैसे ये तो फसलें आपकी हो गई, अब इनके आर्थिक महत्व के तहत हम कैसे देखेंगे। देखिए, कहा जा रहा है जो है अलग अलग फसलों के उपयोग भी अनेक रूप में किया जाता है। कुछ फसलें मसालों के रूप में की जाती है, कुछ औषधियों के रूप में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ऊपर की जो फसलें हैं, किसी का उपयोग जो है अनेकों रूप में हम करते हैं। कोई फसल हम मसालों के रूप में करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई फसल हमारी होती है जिन्हें हम औषधियों के रूप में करते हैं। देखिए, यह मैं एक भी फैक्ट इसमें छोड़ नहीं रहा हूं, पूरा जितना आपके बुक में दिया गया है सारी चीजों को हम कंफर्म कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आज की सारी चीजें यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं आई। मेरे हिसाब से आप बेहतर समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है अनाज वाली फसलें, ठीक है, जैसे धान है, ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, जई है, कोंदी है और कुटकी है। ये सब सारी फसलें जो है ये आपके अनाज वाली फसलें होती हैं। दलहनी फसलें क्या होते हैं, जिनसे हमें दाल मिलता है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, मसूर है,
और आदि प्रोटीन प्रदान करने वाली जो अधिकतर फसलें होती हैं वो हमारे दलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कहां होगा, जैसे अभी यही प्रोटीन युक्त प्रदान करने वाली फसलों को हम क्या कहेंगे, अगर ये चीज आपको दे दिया जाए तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर होंगे। अच्छा, आपको पता है दाल से हमें अधिकतम क्या प्राप्त होता है, आप कहेंगे प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां दिया जा रहा है। तिलहनी फसलें क्या होती है, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली। तिलहनी फसलें मीन्स बात करें हम तेल वाली फसलें जो आपकी होती हैं। ठीक है, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, समतिल है, अरंडी है, राई है, सरसों है, अलसी हो गया, सूरजमुखी है, कुसुम ककड़ी है, आदि के तेल देने वाली फसलें होती हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से आप सभी तेल को यूज भी किए होंगे, देखे होंगे। ठीक है, लेकिन यार अगर हम आपको बात करें तो हम ये कुसुम ककड़ी के बारे में बहरहाल मुझे नहीं पता, बाकी हम सभी चीजों को अपने आंखों से देखे हैं। ठीक है, देखिए जो है इसके बारे में जो मैं नहीं देखा हूं वो मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, बाकी इतना मुझे पता है कि इससे हमें तेल मिलता है। ठीक है भाई, हमने भी आप जैसे ही पढ़े, ऐसा नहीं मैं कहीं अलग से पढ़कर आया हूं। ठीक है, चलिए आगे आ रहा है रेशे वाली फसलें जो होती हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कपास है, पटसन है, जूट है, सन है, आदि से रेशे प्राप्त होते हैं और इनसे हम कपड़ा भी बनाते हैं, रस्सी के बोरे भी बनाते हैं, जिसे हम सूती बोरा भी कहते हैं। आपने देखा होगा। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे शक्कर वाली फसलें। ठीक है, यानी जिनसे हमें मीठी चीजें प्राप्त होती है, जैसे गन्ना हम लोग बुआई करते हैं, शकरकंद है, चुकंदर है, और तने एवं जड़ों से हमें शक्कर बनाई जाती है। ठीक है, चलिए शक्कर किससे प्राप्त होती है, यहाँ इन चीजों को हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे। बाकी मैं आप सभी को आगे भी दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है, देखिएगा अब इसके अंतर्गत देखिए सब्जी वाली फसलें जिन्हें हमें सब्जियां, जैसे इनसे हमें शक्कर प्राप्त होगी। ठीक है, और आगे यहां देख सकते हैं, अगर हम आपसे कहें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो है सब्जी वाली फसलों के अंतर्गत जिनसे हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है आलू हो गया, बैगन है, टमाटर है, गोभी है, लौकी है, कद्दू है, मूली है, अरवी है, करेला, सलजम, पालक आदि के जो चीजें, आदि मतलब बहुत से होती हैं, सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये सब्जी की फसलें हैं, है ना। मेरे हिसाब से आप सारी चीजें इसमें समझ पा रहे होंगे। आपको कहीं कुछ ज्यादा मुझे प्रेशर देने की जरूरत नहीं कि नहीं ये चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते होंगे या कहीं से आप बिलोंग करते होंगे तो ये सब सारी चीजें आप यूज करते हैं, आप पढ़कर भी आए होंगे, है ना। तो इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत इस पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए चाय वाली फसलों के अंतर्गत अगर हम कहें फल वाली फसलों के अंतर्गत तो कहा जा रहा है तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, सिंघाड़ा है आदि की जो फसलें हैं वो हमें फल देती हैं। ठीक है, चलिए आगे मसाला, जिससे हमें मसाले प्राप्त होते हैं। देखिए धनिया है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, हल्दी है, मेथी है, अदरक है, प्याज है आदि के जो फसलें होती है, इसमें कोई अलग से मुझे बताने वाली चीजें नहीं है कि हम आपको एक एक चीजें जोड़कर बताएं, अलग से बताएं। ठीक है, जो चीजें आपके लिए दी जा रही है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, मुझे अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे पूछेगा मसाले वाले फसलों का उल्लेख करें तो ये सब फसलें आप लिख दीजिएगा। अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको दे के जाएगा। मसाले वाले फसलें आएंगे, आप लिख सकते हैं वह फसलें जिससे हमें मसाले प्राप्त होते हैं, उन्हें हम मसाले वाली फसलें कहते हैं, जो कि इनके उदाहरण जो है अग्रलिखित हैं। पूछेगा सब्जी वाली फसलें किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा परिभाषा के तौर पर कि वे फसलें जिससे हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं उन्हें हम सब्जी वाली फसल कहेंगे। ठीक है, उनके उदाहरण अग्रलिखित हैं। ठीक है, या निम्नलिखित है, आप जो भी लिख पाए, आप अपने हिसाब से अगर लिखेंगे ठीक है तो हमसे भी बेहतर करने का प्रयास आप करेंगे, है ना। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे हम इसी के अंतर्गत कहें औषधि वाली फसलों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम औषधि वाली फसलों जिससे हमें दवाइयां इत्यादि प्राप्त होती हैं, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अदरक है, हल्दी है, पुदीना है, प्याज है, लहसुन है, लौंग है, काली मिर्च है, जो है मूसली है आदि की जो फसलें हैं इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, औषधियां प्राप्त होती हैं। ये पकने के अनुसार औषधि प्रदान करती हैं। ठीक है भाई, अदरक भी आपने देखा होगा जुकाम इत्यादि में काम आती है, हल्दी को आपको पता ही है। ठीक है, बाकी पुदीना भी आपको पता है, प्याज भी, यानी ये औषधियां हमें प्राप्त होती हैं किसी न किसी रूप
में प्रदान करके। ठीक है, अब उद्दीपक फसलें क्या होती हैं? उद्दीपक फसलें, इन फसलों में हम चाय है, तरबूज है, पोस्ता है, कॉफी है, इलायची है, ये सब जो सारी फसलें हैं ये आपकी उद्दीपक फसलों के अंतर्गत आएंगे। चारे वाली फसलें क्या होती हैं? जिनसे हमें चारे प्राप्त होते हैं, जो हमारे जानवर गाय भैंस इत्यादि जो है चारे के रूप में ग्रहण करते हैं। ज्वार है, ग्वार है, बाजरा है, लोबिया है, बरसीम है। ठीक है, तथा नेबियर, यार इसके बारे में भी मुझे नहीं पता। ठीक है, नेबियर घास क्या होती है ये मैं नहीं जानता। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है फसलें चारा उपलब्ध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे भैया आप सब कुछ तो बता दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। यार जो चीजें फैक्ट होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मुझे इसका श्रेय लेने की जरूरत नहीं है ना, कि मैं सर्व ज्ञाता हूं। ठीक है, जो चीजें रहें वो बिल्कुल क्लियर रहें। हाँ, ये है कि अगर आप पूछेंगे तो इसके बारे में मैं पूरा फिगर भी आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अब यहां देखिए एक शब्द आ रहा है फसल चक्रण। ठीक है, क्रॉप रोटेशन हम किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है क्रॉप रोटेशन। जैसे हम आपको इसे थोड़ा सा फिगर के रूप में आपको बताना चाहेंगे, ये आपके बड़े काम की चीज है। ठीक है, चलिए ये आपका खेत हो गया, हम मानते हैं ये इतना बड़ा आपका खेत है। ठीक है, और इसमें आप 3 क्यारी बना दीजिए, 1 2 3। आप इसमें हमेशा धान बुआई कर रहे हैं, गेहूं बुआई कर रहे हैं। ठीक है, और इन सभी में यानी धान गेहूं सब में लगातार आप जो है पैदा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा किया करिए आप। फसल चक्रण का मतलब होता है आपकी बार इसमें आपने धान की बुआई किया है। ठीक है, तो इस बार इसमें कोई और फसल उगा लीजिए, इन दोनों में धान की फसल उगाइए। अगली बार इसमें धान की फसल उगाइएगा, इसमें कुछ और उगा लीजिए। ठीक है, फिर क्या करिए, अगली बार इनमें कुछ और उगा लीजिए, इन दोनों में धान की फसल। यानी फसल चक्रण का मतलब यह होता है कि आप जो है, ठीक है, एक फसल बोने के बाद फिर से वही फसल उस खेत में बुआई ना करें। ठीक है, फसल चक्रण हमारा यही होता है। और आज के समय में हम देखते हैं फसल चक्रण, हालांकि आपको पता है लेकिन ये चीजें आप यूज नहीं करते हैं, अपने खेतों में ये प्रयोग नहीं करते हैं। लोग धान गेहूं, हालांकि हम सबकी बात तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी जो है साइंटिफिक जो है तरीके से खेती करते होंगे वो काफी बेहतर करते होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा इससे लोग होंगे जिनको फसल चक्रण के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप एक किसान हैं तो इसके बारे में आप जानते होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है फसल चक्रण की अगर हम बात करें तो किसी खेत में निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिस भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? फसल चक्रण से लाभ हमें क्या होता है? जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार बनी रहती है ना। अब आप लगातार धान और गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो एक ही फसल आप लगातार जब उसमें पैदा करेंगे तो जो इनकी उर्वरा शक्ति है भैया ये थोड़ी सी छीड़ होती हुई चली जाएगी। और आप फसल चक्रण अगर यूज कर रहे हैं अपने खेती इत्यादि में तो जो फसल चक्रण की प्रक्रिया होती है वो काफी बेहतर होगी। फसल चक्रण का मतलब जो इनकी उर्वरा शक्ति है वो काफी बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये प्रयोग जरूर करें। फसल चक्रण अपने जमीन की, अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्रण का उपयोग जरूर करें। कहा जा रहा है अर्थात जो है भूमि की किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छे मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फसल चक्रण क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, बट हमसे ज्यादा आप बेहतर भी लिखेंगे अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना। अब देखिए कहा जा रहा है फसल चक्रण के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम जो है आर्थिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। ठीक है, अब फसल चक्रण का जो सिद्धांत है आपने तो समझ लिया, लेकिन जो है अपने फसलों से अधिकतम आर्थिक लाभ कमाने के लिए इनके कुछ सिद्धांत दिए जा रहे हैं। हम हर एक सिद्धांत पर 8-9 सिद्धांत आपके बीच में दिए गए हैं। ठीक है, हम आपके बीच में प्रत्येक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। अगर छोड़ देंगे तो वहीं से चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिएगा
हाँ बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि गहरी जड़ों वाली फसलें, यानी जो काफी उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी गहराई में जो जाती हैं। कहा जा रहा है काफी गहरी जड़ों वाली फसल के बाद जो है उथली जड़ों वाली फसल, यानी कहा जा रहा है आप गहरी जड़ों वाली फसल की बुआई कर रहे हैं, उसके बाद उथली जड़ों वाले फसल की बुआई कर दीजिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है गहरी जड़ वाली फसलें के बाद जो है उथली जड़ वाली फसलें बोई जानी चाहिए। इससे जो है दोनों फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इसमें दोनों फसलें एक ही सतह से भोजन न लेकर के विभिन्न सतहों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें दोनों फसलों की उचित मात्रा में भोज्य पदार्थ मिल जाता है तथा भूमि की सतह जिसकी उर्वरा शक्ति जो है अधिकतम नहीं हो पाती। जैसे मेथी है, अरहर है, मेथी अरहर के बाद आप गन्ना कपास की बुआई करिए। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की फसलें जो है अधिक पैदावार बनी रहते हैं। और यहाँ देखिए भोजन जो लेने की प्रक्रिया है, जैसे जो फसलें आप बुआई कर रहे हैं, आप अधिकतम जड़ वाली फसलों की बुआई कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आप जो है अधिकतम जड़ वाली फसलों की बुआई इस तरह से कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी फसल है और यहाँ एक मेन जड़ आती है, इसके अंदर ये इस तरह की जड़ होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो आप लंबी जड़ वाली फसल की बुआई करते हैं, ये बिल्कुल जमीन के नीचे से अपने भोजन की बनाने की क्रिया करती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो उर्वरा शक्ति है, ऊपर की जो चीजें, जो जमीन की उर्वरा शक्ति ऊपर की होती है, ये बनी रहती है क्योंकि ये नीचे से ले रही है। ठीक है, और अगर आप ऊपर की फसलें यानी जो ऊपर से जो भोजन बनाते हैं, ये नीचे की चीजें नहीं ले पाएंगे, ये अपने जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है ये ऊपर से ही ले लेंगे। तो इनमें जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो लगातार बनी रहती है और आपकी जो उर्वरा शक्ति है वो भी लगातार आपकी बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है, देखिए जो है फलीदार फसल के बाद फलीहीन फसल, यानी जो फलदार फसल है उसके बाद आप फलीहीन फसल बोइए। फलीदार फसलें जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, फैक्ट है, जबकि फलीहीन फसलें उर्वरा शक्ति को कमजोर करते हैं। अतः भूमि को उपजाऊ बनाने वाली फसलें उगाना चाहिए। सही है। आगे कहा जा रहा है फलीदार फसलें जैसे मटर है, मटर आदि की जो जड़ें हैं वो छोटी गांठें वाली होती हैं जिन्हें नोड्यूल कहते हैं। एक शब्द आया है नोड्यूल, ध्यान दीजिएगा। कहा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इन गांठों में नाइट्रोजन संग्रहित करने वाली जो है बैसिलस जो है रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होती है। अब यहाँ जो पूछा जा सकता है कि गांठों में जो है नाइट्रोजन संग्रहित करने वाली जो बैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, फलीहीन फसल में या फलीदार फसल में जो है जो गांठों में नाइट्रोजन संग्रहित करती है वो कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो आप कहेंगे बैसिलस जो है रेडिसिकोला होती है। ठीक है, आगे कहा जाए बैक्टीरिया होती है, फसल काटने के बाद ये खेत में रह जाते हैं और खेत को काफी उपजाऊ बनाते हैं। ये जो बैक्टीरिया हमारी होती है सॉरी रेसिलस रेडिसिकोला नामक जो बैक्टीरिया होती है, जब हम फसल की कटाई कर देते हैं जो ये बैक्टीरिया होती है वो फिर से उसी खेत में रह जाती है, और जब खेत में रह जाती है तो जाहिर सी बात है ये उसी को खेत को उपजाऊ बनाते हैं। अतः मूंग, गवार, लोबिया, सनई आदि के जो फसल गेहूं, ज्वार के बाद बरसीन तथा मटर, कपास के बाद मेथी इत्यादि को बोना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चीजों को आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें फैक्ट क्या चीजें हैं ये आपसे पूछा जाएगा कि गांठ वाली फसलों में जो नाइट्रोजन संग्रहित करती है वो कौन सी बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे बैसिलस रेडिसिकोला होती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम इसी के अंतर्गत कहें तो अधिक खाद चाहने वाले फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए। सही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि अधिक खाद चाहने वाली फसलें हैं, जैसे अगर हम कहें तो आप कहेंगे आलू है, तंबाकू है, चना है, मक्का है आदि है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अधिक खाद जो है चाहने वाली फसलें होती हैं। ठीक है, आदि को काटने के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए, क्योंकि फसलों को काटने के बाद भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद शेष रह जाती है। जो खाद हम यूज कर रहे हैं आज के समय में, जो रसायन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है,
हम खेत में से फसल को काट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो खाद हम डाले हैं वो समाप्त हो जाती है, वो अगली फसल में भी कहीं ना कहीं वो काम करती है ना। जैसे कम खाद चाहने वाली फसलों को उपयुक्त पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अब भाई पहले आप ज्यादा खाद देने वाले फसल की बुआई किए, उसके बाद कम खाद प्रदान करने वालों फसल की बुआई कर दीजिए। तो जो पहले आपने खाद डाला है, अगर आप कम खाद वाली फसल बोते हैं तो जो खाद आपने पहले डाला है वही जो है अच्छी खासी उससे खाद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां कहा जा रहा है अधिक जो है पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल जो होती है। ठीक है, यानी यहां कहा जा रहा है, आपने देखा होगा जैसे धान की फसल इस समय चल रही है, तो धान को सबसे ज्यादा जो है पानी चाहिए। ठीक है, धान को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, जो धान होता है आपने देखा होगा लगातार उसको पानी चाहिए, लेकिन यहां आपसे कहा जा रहा है कि अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल की बुआई हमें करना चाहिए। कहा जा रहा है फसलों में लगातार अधिक पानी देने से भूमि में वायु संचार जो है वो रुक जाता है। भाई जो छिद्र होते हैं, आप लगातार पानी देते रहेंगे तो वो छिद्र जो है जो बंद हो जाते हैं। कहा जा रहा है वायु संचार के कम अथवा बंद हो जाने से आवश्यक रासायनिक का आदान प्रदान जो है वो रुक जाता है। भाई जब छिद्र रुक जाएंगे तो जो इनके देख सकते हैं आवश्यक रासायनिक का आदान प्रदान होता है वो रुक जाता है, जिससे जो लाभदायक बैक्टीरिया होती है वो अपनी क्रियाशीलता को खो बैठती है। ऐसे भूमि में हानिकारक खरपतवार पैदा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ आज के समय में धान में आपने देखा होगा जब खेतों में लगातार जो है पानी लगा रहता है तो थोड़े से जो खरपतवार होते हैं यार वो कम होते हैं, लेकिन जैसे ही खेत से पानी खत्म हुआ तत्काल उसमें तमाम तरह के जो खरपतवार है वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है और फसलों की पैदावार कम हो जाती है, अतः अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम जल वाली फसलें बोनी चाहिए। जैसे धान के पश्चात आप चना की बुआई करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। हम बात करते हैं अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई वाली चाहने वाली फसलें क्या होती हैं। जैसे जैविक कृषि विधि द्वारा अथवा रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवार नष्ट कर दिए जाएं तो भूमि में जो है भू परिष्करण तथा निराई गुड़ाई बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, आज के समय में आपने देखा होगा जैसे ही हमारे खेतों में खरपतवार का आगमन होता है तो हम आप करते क्या है कि फटाक से जाते हैं, रसायन लेके चले आते हैं, दवा लेके चले आते हैं और फटाक से उस पर हम दवा का छिड़काव कर देते हैं और लास्ट में घास इत्यादि जो होती है वो तो जल जाती है। लेकिन ये भी आपको पता है, अगर आप जो है साइंटिफिक रीजन से खेती करते होंगे तो ये आपको जरूर पता होगा कि जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो लगातार उससे छीड़ होती है ना। अब देखिए, तो यही मुझे नहीं करना चाहिए। आगे कहा जा रहा आवश्यकता पड़ती अधिक गुड़ाई जुताई करने वाली भूमि का संचरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनकी जो अधिक आप ज्यादा जुताई गुड़ाई कर रहे हैं तो वो भी जो है भूमि पर कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर डालती है ना। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है इसी में पढ़िएगा, जिससे फसलों की उपज धीरे धीरे कम होने लगती है अर्थात अधिक निराई गुड़ाई वाली चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसलें बोनी चाहिए। जैसे आलू के बाद आप तंबाकू, मक्का के बाद मटर अथवा चना की बुआई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है भूमि को कम जीवाश्म प्रदान करने वाली फसलों के बाद अधिक जीवाश्म प्रदान करने वाली, जैसे ज्वार है, अरहर है, कपास आदि की फसलें जो है अपनी पत्तियां भूमि पर अधिक छोड़ती हैं। भाई जाहिर सी बात है, ज्वार को आपने देखा होगा, अरहर को भी देखा होगा, कपास को भी देखा होगा, ये सारी जो फसलें होती हैं ये अपनी पत्तियां जो है वो भूमि पर अधिकतम छोड़ जाती हैं। ये पत्तियां भूमि में सड़कर जीवाश्म में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे आगे कोई फसल जो है आगे बोई जाने वाली फसलें अधिक उसका लाभ उठा सकें। भाई जाहिर सी बात है, जब पत्तियां जमीन पर गिरेंगी तो वो सड़ेंगी, और जब सड़ेंगी तो वो कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होगा, हमें आपको खाद प्राप्त होगा। ठीक है, कहा जा रहा है गेहूं है, ज्वार है, अरहर है आदि की जो फसलें को प्रचुर मात्रा में जीवाश्म की आवश्यकता होती, अतः बाद में बोना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया, भूमि में विषैले पदार्थ को बढ़ने से
रोकना। अब भूमि में हम विषैले पदार्थ को जो बढ़ा रहे हैं उसको हम कैसे रोकेंगे? तो कहा जा रहा है फसलों को अदल बदल कर जो है इस प्रकार लगाना चाहिए कि जिससे भूमि में विषैले पदार्थ न बढ़ पाए। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया फसल चक्रण आपको करना चाहिए। हम मानते हैं कि आपने एक फसल को बोया, उसमें कुछ विषैले चीज निकल रहे हैं, आपने अगली फसल को जब बोया तो जो विषैले चीज पहले फसल से निकले हैं वो उस फसल में मर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें फसल चक्रण हमेशा करना चाहिए। कीट पतंगों का प्रकोप रोकना, आप कीट पतंगे जो होते हैं उनके प्रकोप को कैसे रोकेंगे? फसलों का हेरा फेर इस प्रकार से करना चाहिए कि दो फसलें जिसमें फसल को नष्ट करने वाले कीट पतंगे एवं बीमारियां जो है एक ही को हो, उन्हें लगातार जो है नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने पर फसल का प्रभाव जो है दूसरी फसल पर पड़ता है और भूमि की जो उर्वरा शक्ति भी जो है वो कम होती है। अब देखे होंगे आपने, अब धान की फसल हमारी हो रही है तो उसमें तमाम कीट पतंगे लग जाते हैं, लेकिन जब गेहूं की बुआई हम कर देते हैं तो उसमें कीट पतंगे कम लगते हैं, है ना। अब आगे कहा जा रहा है कृषि साधनों का पूर्ण रूपेण उपयोग क्या है? आपने देखा होगा पहले के समय के लोग जो है वो बैलों से खेती करते थे। क्या आज के समय में आपने किसी को बैल चलाते देखा होगा? हाँ देखे होंगे, हम मानते हैं अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतम जो किसान हैं, ठीक है, वो अब अपने बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से ही खेती कर रहे हैं। उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, हर समय समय पर क्या चाहिए जो है वो साइंटिस्ट के माध्यम से ही चल रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है फसलों का हेरा फेर इस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब हाँ ये हो गया, ठीक है। देखिए भूमि को खाली छोड़ना, ये नहीं होगा यार। देखिए कृषि साधनों, हाँ ये देखिएगा, कहा जा रहा है फसलों का हेरा फेर इस प्रकार से करना चाहिए कि मजदूर और बैलों की शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। ठीक है, यानी कृषि का जो साधन है, जैसे यार मेरे हिसाब से बैल वैल से खेती करना अब तो बिल्कुल नहीं रह गया है, लेकिन अधिकतम अगर आप बैल से कर रहे होंगे तो उन्हें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यार उनके भी जीव ही हैं हमारे आपके समान। ठीक है, तो आपके बीच में देख सकते हैं ट्रैक्टर भी उपलब्ध है, तो आप अधिकतम जो है ट्रैक्टर का ही उपयोग किया करें, है ना। चलिए, भूमि को खाली छोड़ना, भाई आप भूमि लगातार आप खेतों से फसल ले रहे हैं, ठीक है, एक सीजन आप उस खेत को छोड़ दीजिए, लेकिन समय समय पर उसकी जो है जुताई करते रहिए। तो जब आप अगली फसल बोएंगे तो वो फसल आपकी काफी बेहतर है ना। कहा जा रहा है भूमि को खाली छोड़ना, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उस पर लगातार फसलें नहीं लेना चाहिए, उसे एक या दो मौसम खाली छोड़ देना चाहिए। उस जो है इस समय उस पर जो है जुताई करते रहना चाहिए, जिससे कि खरपतवार नष्ट हो जाए और भूमि में वायु का संचार बढ़ जाए। आपने देखा होगा जो केंचुआ होता है ना भाई, केंचुआ अंदर अंदर पूरा होता नहीं कि लोग कहते हैं कि चाल दिया है, ठीक है, तो केंचुआ करते क्या है, जब जमीन को जो है चाल देते हैं, है ना, तो जो वायु का संचरण है वो होता रहता है। तो वही चीजें अगर जमीन में वायु का संचरण लगातार हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो उनकी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए तो यहां कहा जा रहा है कि समय समय पर उन्हें जुताई करते रहना चाहिए। कृषक की योग्यता, जिस प्रकार एक अयोग्य डॉक्टर एक बीमार को मार सकता है, ठीक है, भाई आप बताएं, आपको जरूरत है बुखार की दवा की और वो आपको पेट की दवा दे रहा है, ठीक है, तो ये चीजें गलत है। आपका सर दर्द कर रहा है, ठीक है, और आपको वो बुखार की दवा महोदय दे रहे हैं, तो क्या वो तो आपको मारने पर तुले हैं। आपको नॉर्मल बुखार है, वो आपको टाइफाइड की दवा दे रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको मारने पर ही तुले हैं। ठीक है, तो यहाँ वही चीजें कहा जा रहा, जिस प्रकार एक अयोग्य डॉक्टर एक बीमार को मार सकता है, उसी प्रकार एक कम जानकार कृषक देश को भूखा मार सकता है। कहा जा रहा है अधकुशला ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। यानी मैंने आपसे कहा है अगर आपको कम नॉलेज है, ठीक है, और आप किसी को नॉलेज बांट रहे हैं तो वो क्या होगा,
दुखदायी हो, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है। ठीक है, अतः कृषक को वे ही फसलें हेर फेर करनी चाहिए जिनकी खेती रोग, कीटों और प्रबंध के बारे में उसे पूरा ज्ञान हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां भंडारण के बारे में आ रहा है। कहा जा रहा है बीज अथवा अनाज का उचित भंडारण न होने पर। ठीक है, जैसे कोई भी चीजें हैं हम उसे उचित भंडारण अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहा जा रहा है बीज या अनाज को कीड़े व चूहे खराब कर देंगे। बिल्कुल सही है भाई, हमें अच्छे भंडारण की जरूरत होगी तभी जाके ये चूहे, ये इन महोदय से तभी जाके बचेंगे। ठीक है, बीज व अनाज खराब हो सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है, अगर हम आप एक अच्छी जगहों पर नहीं रखेंगे तो खराब होना सुनिश्चित है। बीजों की अंकुरण क्षमता जो है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो देखिए जो कहा जा रहा है भंडारण कैसे करेंगे उचित न होने पर। ठीक है, अब अच्छे भंडारण की क्या विशेषता होनी चाहिए, हम अच्छा भंडारण कैसे करेंगे। कहा जा रहा है अगर हम अच्छे भंडारण की बात करें तो भंडार गृह पक्के होने चाहिए तथा इस प्रकार के बने होने चाहिए कि उनकी जो है साफ सफाई आसानी से हो सके। अगर साफ सफाई आसानी से हो रही है तो जो वहां चूहों का आवागमन है वो बंद रहेगा। ठीक है, भंडार गृह हवा पानी से सुरक्षित होना चाहिए। अब कोई भंडार गृह है, ठीक है, और यहाँ पर लगातार हवा पानी आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो जो इनकी अंकुरण की क्षमता होगी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनका जरूर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है भंडार गृह में चूहों का प्रवेश रोकने के लिए उसके पैरों और एक चिकनी जो है चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। ठीक है, भाई आपने देखा होगा अब तो यार चूहे टाइल्स वगैरह पर भी चलने लगे हैं। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए आपको अच्छा प्रबंध करना चाहिए, है ना। अगर हम आप अच्छा प्रबंध नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि अगर जहां अनाज रखा अगर वहां चूहों का एंट्री हुई तो मामला हमारा डिसमिस हो जाएगा, है ना। चलिए अगला लास्ट पेज आपके बीच में चल रहा है मेरे हिसाब से, है ना। कहा जा रहा है भंडार गृह को कीट रोधी दवाओं से साफ कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है नहीं साफ करेंगे तो ये जो कीट पतंगे होते हैं ना ये प्रवेश कर जाएंगे। भंडार गृह में गर्म हवा को बाहर निकलने के लिए समुचित व्यवस्था वेंटिलेटर होना चाहिए। ठीक है, जो गर्म हवा है आज के समय में आपने देखा होगा लोग एग्जॉस्ट वगैरह लगा देते हैं, है ना। भंडार गृह ताप तथा नमी में परिवर्तन को सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन चीजों को आप समझ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। भंडार गृह ऐसे स्थान पर बनाया जाए जहां पर खाद्यान्न आसानी से लाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर परिवहन द्वारा खाद्यान्न दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जा सके। अब ऐसा न बना दीजिए कि जहां चारों तरफ से लगातार पानी लगा रहता है, न इधर से रास्ता न इधर से रास्ता, एक तरफ से रास्ता है बट इधर से भी यहाँ सब पानी लगा है, तो कहीं ना कहीं कभी अगर इसमें एंटर कर गया तो फसल का जो सिस्टम है वो हमारा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, देख सकते हैं 8 नंबर में कहा जा रहा है, देखिए विभिन्न प्रकार के संक्रमण स्रोत जैसे आटा चक्की, अस्थि चक्की और कट्टे घर, कूड़ा घर आदि से भंडार गृहों का निर्माण काफी दूर करना चाहिए, है ना। दूर नहीं करेंगे तो जो ये चूहे वगैरह होते हैं ना ये सब मामला डैमेज कर देंगे, है ना। चलिए बस लास्ट आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी अगर कहीं कोई आपका डाउट्स बचता है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।